हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर द्रव्य गुण विज्ञान की। और इसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है द्रव्य निरूपण। जैसा कि आपसे हमने चैप्टर फर्स्ट में कहा था कि हम यहाँ पर सौत पदार्थ देखेंगे। सौत पदार्थ के अंदर सबसे पहले हमने द्रव्य देखा और द्रव्य के यहाँ पर हमने श्लोक भी देखा था। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है अब द्रव्य। उसके बाद ऐसे रस रहेगा, फिर उसके बाद गुण रहेगा, वीर्य। इस तरह से जो सौत पदार्थ है इनको एक एक करके चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो उन सौत पदार्थ के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द्रव्य निरूपण। इसको हम द्रव्य विज्ञान अध्याय के नाम से भी जानते हैं। देखो, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये आपको जो चैप्टर नंबर 2 है इसको मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। जो हमारी पहली वीडियो है उसके अंदर यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे द्रव्य का वो हम देखेंगे जो अपने पदार्थ विज्ञान पेपर 1 में पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट ऑफ बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ, ठीक है, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पदार्थ विज्ञान के अंदर जो आपने यहाँ पर सारा क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, कि कारण और कार्य द्रव्य के अनुसार, प्रयोग से, दोष क्रम से, ठीक है, तो और वीर्य के भेद से, प्रभाव के भेद से, वो सारा जितना क्लासिफिकेशन देखा था वही यहाँ पर हम देखने वाले वीडियो नंबर 1 में। देन उसके बाद वीडियो नंबर 2 आएगी। वीडियो नंबर 2 में हम बृहतंत्री के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, जैसे द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे द्रव्यों का फिर हम देखेंगे द्रव्यों का यहाँ पर रचनात्मक और कर्मात्मक, किसके अनुसार? बृहतंत्री के अनुसार। बृहतंत्री कौन कौन है? वही आपके चरक, सुश्रुत और अष्टांग, ठीक है। तो इन तीनों के अनुसार भी हम यहाँ पर देखेंगे वीडियो नंबर 2 में। देन आती है वीडियो नंबर 3 जो कि इसकी लास्ट वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर की। इसमें भी यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक द्रव्य का क्लासिफिकेशन की किस किस तरह के इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि आपको पेपर 2 में भी काम आएंगे, ठीक है। जहाँ पर जब आप मॉर्फोलॉजी देखोगे तो प्लांट के आपको पता होना चाहिए कि जो भी वो पौधा है वो कैसा है, वृक्ष है, गुल्म है, छुप है, लता है, मतलब बेल वगैरह है, हर्ब है, सर्व है, ट्री है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका भी क्लासिफिकेशन हम इसी चैप्टर में देखेंगे वीडियो नंबर 3 में। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात और बता देता हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आएंगी जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी, ठीक है, और जो नई चीज़ आए उन पर ज़्यादा फोकस करना थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति देखते हैं। तो निरुक्ति में बताया गया है कि जो सहयोग और विभाग को प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नॉर्मल ध्यान रखना है, सहयोग और विभाग, ठीक है। जो उसको प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। अगर आपको इसको श्लोक भी देखना है निरुक्ति का तो आप देख सकते हो, ठीक है। द्रव्ति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, जो हमेशा परिणाम को प्राप्त होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जिससे परिणाम का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक। तो इसकी निरुक्ति हम देख सकते हैं। अब ये मत पूछना सिर्फ बुक कौन सी है, मेरे पास बहुत सारी बुक है, ठीक है, मैं कई बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक। तो मतलब कई बुकों का कंटेंट होता है, मेरा खुद का होता है, तो तब जाके नोट्स बनते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और इन नोट्स में मैं आपके लिए सब कुछ, मतलब जो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। चाहे वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर मैं कवर करा दूँ। देन उसके बाद हम व्युत्पत्ति में देखते हैं। तो द्रव्य को क्या बोला गया? कोई वस्तु या पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया भाई द्रव्य क्या है। तो द्रव्य कोई वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, जो भी वो सब द्रव्य है। अब हम इसके लक्षण देखेंगे। देखो, ये लक्षण तो आपने पहले भी देखे ही है, ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था। तो फिर से एक श्लोक आया है, इसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायम ततम द्रव्यम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यत्र आश्रिता मतलब जो कर्म और गुण है वो किसके अंदर होते हैं? आश्रित होते हैं, किसके अंदर समाहित होते हैं? वो होते हैं द्रव्य के अंदर। किस कारण से? समवाय कारणों से, ठीक है। समवाय कारण का मतलब ये है कि जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक उसके कर्म और गुण भी रहेंगे। जिस दिन वो द्रव्य खत्म हो जाएगा उस दिन उसके कर्म और गुण भी नहीं रहेंगे। जैसे जब तक आप रहोगे तब तक कोई ना कोई कर्म और गुण करोगे, ठीक है। जैसे जैसे आपका मोबाइल है तब तक वो रहेगा, तब तक उसके खुद कर्म गुण रहेंगे। जब तक वो त्रिफला रहेगा तब तक इसके कोई कर्म और गुण रहेंगे, जब तक मैं उसको खा ना लूँ, ठीक है। मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ तो इस त्रिफला के, इस डिब्बे के अंदर जो त्रिफला होगा उसको कोई गुण और कर्म नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सुश्रुत नवी सूत्र स्थान के 40वें श्लोक बताया क्रिया गुणवत्तम समवाय कारणम। वही वाली बात है कि क्रिया और गुण दोनों ही द्रव्य के अंदर रहते हैं समवाय कारणम से, ठीक है। समवाय कारण मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक। तब तक द्रव्य रहेगा तब तक क्रिया और गुण भी रहेंगे। उसके बाद आता है द्रव्य की पंच भौतिकम, ठीक है, निष्पत्ति। देखो, ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि द्रव्य की पंच भौतिक को एक्सप्लेन कीजिए। देखो, ये सभी को पता है कि जितने भी द्रव्य होते हैं संसार में वो सारे 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। चाहे आप इंसान हो, चाहे आप जानवर हो, चाहे आप कोई नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग हो, सब चीज़ 5 महाभूतों से मिलकर बनी होती है। आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 26 में इसका एक श्लोक बताया है, सर्व द्रव्यम पंच महाभौतिकम स्थिरम अर्थ। यानी कि जितनी भी द्रव्य है हमारे
संसार में वो 5 महाभूतों से मिलकर बनी होती है। वो 5 महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इनको हम देखेंगे कि किस तरह से इन 5 महाभूतों से यहाँ पर उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि चाहे आहार हो, चाहे औषध हो, चाहे शरीर हो, वो सारे ही 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे शरीर कैसा होता है, देखो शरीर 5 महाभूत होते हैं प्लस उसमें आत्मा और आती है। ठीक है, देन उसके बाद है कि द्रव्य का पंच भौतिकतम को सारांश के रूप में निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। ठीक है, अभी किस तरह से है, ठीक है, तो उसको समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर समझा जा रहा है कि कारण और कार्य और महाभूत। ठीक है, जैसे उत्पत्ति का कारण कौन होता है, पृथ्वी और जल महाभूत होता है। ठीक है, अधिष्ठान और आधार का महाभूत कौन सा होता है, तो इसमें पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। योनि मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति कैसे होती है, जल की वजह से होती है। समवाय कारणम तेज, वायु, आकाश होते हैं। सहयोग का, पक्का, कठिनाई का कारण कौन होता है, अग्नि होता है। और ऊर्ध्व मतलब ऊपर की और अध मतलब नीचे की और तिर्यक मतलब ओब्लिक विस्तार में जो कारण होता है गति का, वो वायु होती है। और जो रिक्तता और स्वरूप की जो उत्पत्ति में जो कारण होता है वो आकाश होता है। चलो इसको एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कोई पौधे है, पौधे की जो उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, पौधे की जो उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्ति में कारण कौन कौन होते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। या पौधे का जो आधार होता है वो कौन सा होता है, पृथ्वी आधार होता है। भाई अगर आप किसी बीज को गिराओगे तो वो कहाँ पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। पृथ्वी तो उसका आधार है, उसी का आधार लेके तो वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मतलब उपज रहा है, उस पर तो टिका हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो जल होता है, जल क्या करता है, जल अवयवों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, अवयवों को मिलाने का काम करता है। जैसे कि मान लो वो पेड़ गिर गया, अगर बिना जल के क्या उसकी वो उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता ना वहाँ से, तो उसी तरह से वहाँ पर जल की उत्पत्ति होती है। वैसे तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हो, ह्यूमन से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल जो सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद आता है जैसे तेज महाभूत आता है, अग्नि महाभूत आता है। तो अग्नि महाभूत क्या करता है, उसको पाक करने का काम करता है। जो भी आपने वो सीड है, वो सीड वो जमीन में हो रहा था, तो उस अग्नि महाभूत को, एक जमीन में अग्नि होगी थोड़ी, उस भूमि में थोड़ी अग्नि होगी, उसकी वजह से जो बीज है वो अंकुरित होने लग जाएगा, थोड़ा फूटने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं बीज को देखा होगा तो बीज क्या, पहले वो जमीन में जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें जब पानी गिरते हैं तो वो थोड़ा उगता है, थोड़ा सा फूटता है, उसमें से थोड़ा पेड़ पौधा सा निकलता है, अंकुरित होता है। ठीक है, देन उसके बाद वायु आती है। अब वायु का क्या गुण होता है कि उसको वृद्धि कराने का, मतलब उसको ऊपर की ओर, जो प्लांट है ऊपर की ओर ग्रो भी करेगा, तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से कर रहा है, ठीक है, वायु की वजह से होता है, अवयव की जो वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद आकाश आ रहा है, तो आकाश क्या कर रहा है भाई, आकाश में तो नॉर्मल वो पेड़ ऊपर की ओर जा रहा है, उसको एक स्पेस दे रहा है आकाश। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इन पंच महाभूतों को समझ सकते हो। जब भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आए कि द्रव्य के पंच महाभूतों, क्या किस तरह से द्रव्यों से 5, मतलब आप ऐसे आ जाए कि किस तरह से 5 महाभूतों से उत्पन्न होता है, तो आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखना, ये भी इसके अंदर है कि सभी द्रव्य 5 महाभूतों से बने होते हैं। ठीक, फिर भी किसी वस्तु में एक महाभूत अधिक होता है, जिससे उसे पृथ्वी आदि महाभूत के अंदर रखा जाता है। देखो इस नियम को हम बोलते हैं व्यपुदेश भेहुसा। ठीक है, व्यपुदेश भेहुसा बोल दो, या पंच पंचीकरण सिद्धांत। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है पंच पंचीकरण सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी द्रव्य होता है उसमें एक या दो महाभूत अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, जैसे कि आपने धातु पढ़ी होंगी। ठीक है, तो धातु कौन कौन सी होती है, रस धातु होती है, रक्त धातु होती है। जैसे रस धातु में कौन से महाभूत होते हैं, पृथ्वी महाभूत होता है और जल महाभूत होता है। रक्त महाभूत हो गया तो इसमें अग्नि हो जाएगी। ठीक है, तो किसी ना किसी एक महाभूत की अधिकता होती है, पर इसका मतलब नहीं और महाभूत नहीं होंगे, और महाभूत भी होते हैं, लेकिन एक या दो महाभूत अधिक होंगे, जिसकी वजह से वो प्रधान रूप से उन्हें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि किसी न किसी द्रव्य में एक या दो महाभूत अधिक होते हैं, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें प्रधान के रूप में होते हैं। जैसे कि चेयर है, भाई कोई लकड़ी है, लकड़ी में क्या होगा, मेनली पृथ्वी महाभूत की प्रेजेंट होगी, मेन रूप से। ठीक है, चीप तरीका से, लेकिन उसमें और भी महाभूत होंगे, लेकिन वो कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जैसे कि किसी भी द्रव्य के अंदर जो एक महाभूत है वो 50% तक रहता है, और बाकी के जो 4 महाभूत है वो भी 50% तक रहते हैं। ठीक है, भाई एक महाभूत 50% हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर आकाश महाभूत 50% है, और बाकी के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 12.5 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। इस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो रेशियो में भी कर सकते हैं इसको, कि हाफ ये होता है और उसका, और जो बाकी का जो रिमेनिंग है वो एक 1/8 करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम पंचीकरण सिद्धांत या व्यपुदेशस्तु भेषा भी कहते हैं। इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो अभी तक हमने कोई बात नहीं की, इंट्रो हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इंट्रो है नॉर्मली।
देखो अब हम बात करते हैं कारण और कार्य द्रव्य, ठीक है। अब कारण और कार्य द्रव्य से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि किस तरह से द्रव्य का क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो ये क्लासिफिकेशन वही है जो हमने पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट के अंदर, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर काफ़ी बार देखा था, वही वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। देखो अभी द्रव्य को यहाँ पर कारण और कार्य वे से डिवाइड किया गया है कि जो द्रव्य होता है वो कारण द्रव्य होते हैं, कुछ कार्य द्रव्य होते हैं। सर कारण द्रव्य क्या होते हैं? कारण द्रव्य वही है जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम कार्य द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य की संख्या 9 होती है। इसको एक श्लोक माध्यम से बताया गया है कि क्षय आदि नियम आत्मा, क्षय आदि नियम आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। चरक सूत्र स्थान 1 में श्लोक आया है। जैसे पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, अग्नि परमाणु, वायु परमाणु, ठीक है, और आकाश, काल दिशा आत्मा मन, जिसको हमने बोलते कदाप, KDAP कदाप, काल दिशा आत्मा और कदम, कदाप नहीं कदम, कदम, काल दिशा आत्मा और मन, ठीक है। कदम करके चारों आपको याद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो तम है वो दशम द्रव्य माना था किसने? अकॉर्डिंग टू प्रभाव करने। ये भी आपका काम का नहीं है, MCQ वगैरह हम पूछ ले जाए तो अलग बात है, ठीक। अभी 9 कारण द्रव्य याद रखोगे, 5 महाभूत हो जाते हैं इसमें और कदम हो जाते हैं, तो टोटल 9 कारण द्रव्य आपको याद हो जाएंगे। श्लोक भी कर सकते हो, सिंपल है, क्षय आदि नाम आत्मा, मनो कालो दिशा द्रव्य संग्रह, ठीक। अब यहाँ पर देखो सर परमाणु क्यों लगा है? देखो परमाणु को ऐसे मैंने बता चुका हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो परमाणु क्या है? देखो जो भी कोई चीज़ होती है वो किसी ना किसी एटम से मिलकर बनी होती है। तो एटम क्या होता है? कारण होता है चीज़। जैसे पेन है, तो पेन भी क्या है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या एटम है? तो ये जो पृथ्वी के परमाणु है, जल परमाणु, वो कहीं ना कहीं कारण बता रहे हैं। फिर इन्हीं कारणों की वजह से इन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं कार्य द्रव्य में। कार्य द्रव्य में पृथ्वी आता है, जल आता है, अग्नि आता है और वायु महाभूत आता है, ठीक है। ये सारे कार्य द्रव्य होते हैं, लेकिन उनमें आकाश नहीं आता। आकाश क्यों नहीं आता? क्योंकि आकाश सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब ये है कि सभी जगह आकाश प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें कर्म नहीं होता, और जिसके अंदर कर्म नहीं होगा तो उसका हम कार्य द्रव्य कैसे कह सकते हैं? देखो कार्य द्रव्य की एक पॉसिबिलिटी है कहने की कि उसमें कोई ना कोई कर्म होना चाहिए। जैसे मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। क्या इसमें कर्म हुआ? हाँ बिल्कुल कर्म हुआ। लेकिन क्या इस आकाश को आप उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि आकाश तो सभी जगह होता है, ठीक है। अभी कार्य द्रव्य में भी 2 होते हैं, एक होता है चेतन द्रव्य, एक होता है अचेतन द्रव्य, ठीक है। अब चेतन द्रव्य क्या है? सहेंद्रिय, मतलब इनमें इंद्रिय प्रेजेंट होती है। अचेतन जिनमें इंद्रिय प्रेजेंट नहीं होती। सिंपल सी बात है, जिसमें चेतना पाई जाती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो चेतन। जिसमें अनकॉन्शियसनेस है, चेतना नहीं पाई जाती, वो अचेतन। फिर उसके बाद चेतन को भी डिवाइड किया गया 2 भाग में, एक होता है अंतश्चेतन, एक होता है बाह्य चेतन, ठीक है। अब अंतश्चेतन के अंदर क्या होता है? देखो अंतश्चेतन मतलब इनके अंदर चेतना तो है, लेकिन अंदर ही अंदर है, वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके अंदर जो ज्ञान होगा, सुख दुख होगा, इनका अनुभव होगा, लेकिन पर वो अंदर ही अंदर होगा, वो उसको समर्थ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्या है कि अगर हमें कोई भी सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। लेकिन जैसे प्लांट वगैरह होते हैं, उनमें भी लिविंग मतलब उनमें भी जान होती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाते, मतलब दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि इनके अंदर ज्ञान होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु वो उसको व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जबकि जो ब्रह्माभ्यंतर चेतन है वो समर्थ कर सकते हैं, मतलब व्यक्त कर सकते हैं कि चेतना है। जैसे वनस्पति हो गया, वानस्पति हो गया, औषध हो गया, विरुद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको बिना फर्स्ट प्रॉफ के अंदर एग्जाम्पल से भी बताए गए थे, जैसे अंतःचेतन द्रव्य के अंदर, ठीक है। अब कैसे हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं? भाई बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना कि मॉडर्न वगैरह आपसे पूछा जाए, आपने कहा कि प्लांट में जान होती है, हाँ होती है, प्रूव करो भाई। अगर उनमें कॉन्शियसनेस है तो प्रूव करो। तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि एक लवली करके एक प्लांट होता है, ठीक है। जब भी मेघ गरजते हैं तो उसमें फल लगता है, ठीक है। जब भी मेघ गरजते हैं तो उसमें फल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो लवली प्लांट होता है उसमें कहीं ना कहीं श्रवण शक्ति होती है, मतलब श्रवण शक्ति की वजह से वो क्या करता है, उसमें यहाँ पर फल लगता है। तो आप कह सकते हो शब्द का ज्ञान हो रहा है। शब्द क्या है? आपकी इंद्रिया है। तो इंद्रिया कौन कौन सी होती है? आपकी चक्षु इंद्रिया होती है, श्रवण इंद्रिया होती है, श्रोत इंद्रिया होती है, त्वक इंद्रिया होती है, चक्षु इंद्रिया होती है। तो इस तरह से फिर जैसे स्पर्श इंद्रिया है, तो इस पर एक लज्जालु का प्लांट होता है, अगर आप उसको टच करोगे तो वो क्या कर जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अब वो सिकुड़ रहा है तो आप इसे स्पर्श ज्ञान का आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं स्पर्श शक्ति है, इसमें स्पर्श ज्ञान की शक्ति है। देन उसके बाद रूप का है, ठीक है। तो रूप का कैसे कर सकते हो? जैसे कि मान लीजिए सूरजमुखी का प्लांट फूल होता है, मतलब सूरजमुखी का जो प्लांट होता है और उस पर जो फूल होता है, जहाँ जहाँ पर सूर्य की गति होती है वहाँ पर उसकी भी गति होती है, जिससे आप इसकी दर्शन ज्ञान का, ठीक है, चक्षु का, रूप का ज्ञान यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। देन रस ज्ञान का कैसे कर सकते हो? देखो मछली के वसा को अगर आप यहाँ पर आम के वृक्ष के नीचे गिर दोगे, अगर मछली के वसा का आप यहाँ पर परिचय कर देते हो आम के जड़ में, तो उस पर क्या है, फल बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे रस ज्ञान का पता लगता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए। मैंने इतना नहीं लिया गया कि फिर वही बातें पहले फर्स्ट ईयर की रिपीट हो जाएंगी, ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति की। अब देखो अब वनस्पति में क्या होता है?
इसमें केवल फल लगते हैं, ठीक है। वनस्पति में केवल फल लगते हैं तथा पुष्प अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। तो याद रखना वनस्पति में क्या होते हैं, इसमें केवल फल लगते हैं और जो पुष्प होते हैं वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, जैसे बट हो गया, गूलर हो गया। अब वनस्पति में क्या होते हैं, देखो इस नाम इसका थोड़ा बड़ा है इससे, तो इसमें क्या होता है, पुष्प और फूल दोनों लगते हैं, ठीक है। जैसे कि आम हो गया, आम में आपने देखा होगा कि फूल भी लग रहा है, फूल भी लग रहा है और फल भी लग रहा है। ऐसे अमरूद में भी फूल भी लग रहा है और अमरूद भी लग रहा है। लेकिन बट और गूलर में आपने देखा हो तो केवल इसमें फल लगते हैं, इसमें फल लगते हैं, फूल नहीं आते हैं। औसत में क्या है, तो औसत में गेहूं हो गया, जौ हो गया, आदि हो गया, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, औसत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन क्या होती है, देखो फल पक जाने के बाद ये द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने गेहूं देखे होंगे, तो गेहूं क्या होता है, जैसे गेहूं पक जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। जौ हो गई, मतलब जितनी भी खेती होगी, मूंजी की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, ठीक है। अब विरुद्ध क्या होती है, विरुद्ध बेल वगैरह होती है, जो लता वगैरह होती है, बेल वगैरह जिसको हम कहते हैं, जैसे कि घिया की बेल हो गई, तोरई की बेल हो गई, वो सारी यहाँ पर किसके अंदर आ जाती है, विरुद्ध के अंदर आ जाती है। अब जैसे गुड़ीची की भी बेल आपने देखी होगी, ठीक है, अगर आपने गुड़ीची कड़ भी लगाया होगा तो, ठीक है, तो गुड़ीची की बेल देखी होगी। अब गुड़ीची का क्या यूज होता है, स्टेम यूज होता है, याद रखना, ठीक। तो ये विरुद्ध आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्माव्यंतर चेतन। तो ब्रह्माव्यंतर चेतन जैसे मैंने बता दिया कि इनके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो व्यक्त होती है, वो दिखती है, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले इसमें आता है हमारा जरायुज। तो जरायुज मतलब क्या होता है, जिनका जन्म अपरा के द्वारा होता है। अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा के द्वारा होती है, ठीक है। अब आप मुझसे ये मत पूछना सर जो आप बता रहे क्या इनको लिखना है, देखो अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, और वैसे भी आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, ना कि सारी डेफिनेशन तो आप नॉर्मली नहीं याद रख सकते हो। मनुष्य और पशु हो गया। अंडज, अंडज क्या होता है, देखो जिन प्राणियों का जन्म अंडज के द्वारा होता है, जैसे पक्षी, सर्प आदि। स्वेदज, स्वेदज से क्या है, मतलब ऐसे प्राणी जिनका जन्म स्वेद से हो, पसीने से हो। उद्भिज, उद्भिज मतलब कह रहा है कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनका, मतलब कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, मतलब भूमि के अंदर रहते हैं कुछ समय तक, जैसे कि इंद्रगोप वगैरह हुआ, ठीक है। और इसमें और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, जैसे कि मेंढक वगैरह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है योनि भेद से द्रव्यों के प्रकार, ठीक है। पहले हमने देखा कारण और कार्य भेद से, कारण और कार्य भेद से द्रव्य के प्रकार देखे। देन हम देखते हैं योनि भेद से द्रव्य के प्रकार। योनि क्या होती है, योनि का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति भेद से मतलब उत्पन्न कहाँ से हो रहे द्रव्य। पहला होता है जंगम द्रव्य, यानी एनिमल किंगडम से द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं, या प्लांट किंगडम से हो रहे हैं, या फिर भूमि के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला होता है जांगम द्रव्य। अब जांगम द्रव्य के अंदर जो अभी हमने बृहस्पति क्षेत्र देखा, बृहस्पति क्षेत्र के अंदर हमने क्या देखा, चार चीज देखी, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। वो सारी चीज जांगम द्रव्य के अंदर आ जाएंगी। देन आता है उद्भिव। उद्भिव के अंदर आता है आपका प्लांट किंगडम, जो वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औसत थे, क्योंकि अंतःचेतन द्रव्य के अंदर आते, वो उद्भिद द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद भौम द्रव्य। तो भौम द्रव्य मतलब जो भूमि से निकलते हो, अर्थ से प्राप्त होते हो, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, पारद हो गया, गंधक हो गया, तो ये सारे द्रव्य भौम द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है द्रव्यों का प्रयोग भेद से। प्रयोग भेद से कौन कौन से आ जाते हैं, आपका औसत द्रव्य, आहार द्रव्य। अब औसत द्रव्य, औसत भी कई प्रकार की हो सकती है। ऐसी औसत जिनका वीर्य तीक्ष्ण हो, ऐसी औसत जिनका वीर्य वीर्य मध्य हो, और ऐसी औसत जिनका वीर्य मृदु हो। जैसे कि तीक्ष्ण वीर्य वाली मरीच, मरीच किसमें उष्ण होती है, मध्य वीर्य वाली विलभ होती है, और मृदु वीर्य वाली अमल की होती है, ठीक है। उसके बाद दोष कर्म से, दोष कर्म से या प्रभाव भेद से। तो यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं, दोष परसमन द्रव्य, धातु प्रदूषक द्रव्य और स्वस्थ कारक द्रव्य, ठीक है। अब दोष परसमन द्रव्य क्या होते हैं, देखो तो दोष परसमन द्रव्य, तो ये क्या करते हैं कि अपने प्रभाव से दूसरे दोष धातुओं को प्राकृतिक अवस्था में लाने वाले द्रव्य को दोष परसक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने प्रभाव, मतलब ऐसे द्रव्य जो अपने प्रभाव से जो भी आपकी धातु दूषित हो गई है, रस, रक्त, मांस जो भी दूषित हो गई है, उन धातु को अपनी प्राकृतिक अवस्था में लाना, नॉर्मल अवस्था में लाना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दोष परसम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अभी आप हरित का सेवन करते हो, तो हरित की क्या करेगी, आपकी जो भी धातु है उसका क्षय हो गया हो या बढ़ गई हो, तो उसको नॉर्मल अवस्था में लाने की करेगी। जैसे रस प्रभाव से कफ का, जैसे कि देखो यहाँ पर हम दोष की बात करते हैं, तो अगर मान लो कफ दोष बढ़ गया है, तो कफ दोष बढ़ गया है, तो हरित की क्या करेगी, उसको बढ़े हुए कफ दोष को कम कर देगी, शमन कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि हरित के अंदर कषाय रस होता है, और कषाय रस कफ का नाश करता है। ये मैं बता चुका हूँ कि मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, और कटु कषाय कफ को घटाते हैं, ठीक। उसके बाद विपाक मधुर से पित्त का, ठीक है। और हरित का जो विपाक होता है वो मधुर होता है। अभी क्या होता है विपाक, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसका जो अगला चैप्टर आएगा, ये 2-3 चैप्टर के बाद वहां पर देखेंगे विपाक कैसा होता है, मधुर होता है, और मधुर विपाक से पित्त का शमन करता है। ये बात भी मैं बता चुका हूँ, जितनी भी मधुर चीजें होती है वो पित्त का क्या करती है, शमन करती है, ठीक है। उष्ण वीर्य से वात का, और हरित की कैसे होती है, उष्ण वीर्य में उष्ण होती है, और उष्ण वीर्य हमेशा क्या करता है, वात का शमन करता है। तो ये क्या करेगा, इनका प्रशमन करेगा। तो इस तरह से दोष प्रशमन द्रव्य की डेफिनेशन होती है। फिर उसके बाद है धातु प्रदूषक द्रव्य। अब धातु प्रदूषक की देख लेते हैं।
वो धातु प्रदूषक से पहले यहाँ पर जो धातु प्रदूषक से पहले यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताई गई है। तो एग्जाम्पल देखो, अब देखो वात सामन द्रव्य भी होते हैं, पित्त सामन द्रव्य भी होते हैं, कफ सामन द्रव्य भी होते हैं। मैंने क्या बताया कि दोष प्रशमन द्रव्य जो दोष को कम करे। अब कुछ ऐसे द्रव्य भी होंगे जो वात को कम करेंगे, कुछ ऐसे द्रव्य भी होंगे जो पित्त को कम करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कफ को करेंगे। सारे एग्जाम्पल नहीं करने, एक दो कर सकते हैं ताकि अच्छे से फ्लो चार्ट बन सके। जैसे कि वात सामन में आपको गुड़ेची हो गया, अरंड हो गया, शतावरी वगैरह हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे। पित्त में चंदन हो गया, ठंडा होता है, ठीक है। और यहाँ पर चंदन हो गया तो यहाँ पर कौन सा हो जाए, अगरू का लेप हो जाए, क्योंकि अगरू गर्म होता है तो उसकी वजह से कफ का शमन करेगा। शतावरी हो गया, मुरब्बा हो गया, ये जो भी आपको नाम याद आए। यहाँ पर कफ शमन के लिए पीच चंदन, अगरू, तिलवन, ठीक है। और उसके बाद धातु प्रदूषण द्रव्य के अंदर कुछ द्रव्य अपने स्वभाव से ही दोष धातु मल को दूषित करते हैं, जैसे कि वेस्ट, ठीक है। अब धातु प्रदूषण मतलब कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो धातु को प्रदूषित करते हैं। और यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो दोष को प्रशमन करते हैं। नाम से क्या ले रहे हैं, देखो धातु प्रदूषण मत याद रखना, धातु प्रशमन होता है, ठीक है। याद रखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा धातु प्रशमन था, कौन सा धातु प्रदूषण था, ठीक है। तो आप दोष को प्रदूषण लिख देते हो और धातु को प्रशमन कर देते हो। दोष प्रशमन है, धातु प्रदूषण है, ठीक है। अब कौन कौन से द्रव्य होते हैं, देखो यहाँ पर वात कोपक द्रव्य भी होते हैं, पित्त प्रकोपक द्रव्य भी होते हैं और कफ प्रकोपक द्रव्य होते हैं। मतलब कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं स्वभाव से ही जो आपकी धातु को, दोष को, धातु को, मल को दूषित करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल विष हो गए, तो विष क्या करेगा, आपके दोष हो, धातु, सभी को क्या कर देगा, दूषित कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि वात प्रकोप द्रव्य कौन कौन से होते हैं, बल्लूर हो गया, वरक हो गया, लालक हो गया, कोंदो हो गया, श्यामक हो गया। एक दो कर लेना, नहीं होते तो मत करना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने द्रव्य गुण के अंदर, क्योंकि द्रव्य गुण के अंदर अल्टीमेटली आपको यहाँ पर प्लांट पढ़ने हैं, सारे द्रव्य पढ़ने हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर इनका गुण बताएगा। भाई सीधी सी बात है, वात प्रकोप द्रव्य कौन कौन से होंगे, कटु कसाय रस वाले होंगे। गुण कैसा होगा, लघु रुक्ष, इनका गुण होगा लघु रुक्ष शीत गुण होगा। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वात के गुण बता, तो आप क्या बताओ, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलो शीतल, यही तो बताओगे। रुक्ष होता है, शीत होता है, ठीक है। तो ये श्लोक आपको याद होने ही चाहिए कि जैसे मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ इस श्लोक को, ठीक है। तो जैसे वात का गुण वाला श्लोक क्या होता है, लघु होता है, रुक्ष शीतो गुण, रुक्ष शीतो लघु, सूक्ष्म चलोस, विषम खरम, इस तरह से। ऐसे पित्त का होता है शैष्णम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु। ऐसे कफ का होता है गुरु, शीत, मृदु, स्निग्धम, मधुर, संपिछलम, ठीक है। तो इस तरह से तो ये भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि गुण क्या, रस क्या, ये तो आप नॉर्मली लिख सकते हो ना। भाई वात प्रकोप द्रव्य कौन कौन से होंगे, रस का कौन कौन से होगा, कटु, कसाय। गुणवीर्य कौन सा होगा, लघु, रुक्ष, शीत। आर्द्रव्य में दो आप कर लेना। ऐसे ही पित्त प्रकोप द्रव्य, रस कौन सा होगा, भाई अगर मधुर, अम्ल, लवण में से क्या, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय। तो कौन कौन सा रस होता है, कटु रस होता है, अम्ल रस होता है, लवण रस होता है, जो पित्त को बढ़ाता है। गुण कौन सा हो जाएगा, भाई तीक्ष्ण, उष्ण, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, ठीक है। और आद्रव्य में कोई तेल याद रख लेना, मांस को, तेल, मांस में से एक दो याद रख लेना। दूध विकार में दही हो गया, ठीक है। देखो दही भी कैसे होती है, कैसे याद रखना, पित्त प्रकोपक होती है, ठीक। उसके बाद आता है कफ प्रकोप द्रव्य। कफ प्रकोप के अंदर ये रस कैसा हो जाएगा, मधुर, अम्ल, लवण हो जाएगा। गुण कैसा हो जाएगा, स्निग्ध, गुरु, पिछल हो जाएगा। भाई देखो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, रटना अपने दिमाग से भी, कॉमन सेंस से भी इन चीज़ों को कर सकते हो। आठ द्रव्यों में आप बोल रहे हैं सुख, जौ, गोधूम, समी में उड़द, दुग्ध विकार में दूध, दही आ गया, मांस में अनुप आ गया। इसी तरह से ये क्या होते हैं, आपके कफ प्रकोप द्रव्य होते हैं। देखो तो अभी दोष प्रभाव से हो गया कि दोष प्रशमन द्रव्य कौन से होते हैं, जो आपके दोषों को क्या करे, मतलब अपने प्रभाव से दोषों को शमन कर दे। जैसे गुड़ेची हो गया, त्रिदोष सामक होता है, ठीक है। और मधुर, अम्ल, लवण वातगन होता है। मधुर तिक्त कसाय पित्तगन होता है। कटु तिक्त कसाय श्लेष्मगन होता है। धातु प्रदूषक ऐसे मतलब द्रव्य होते हैं जो धातु को प्रदूषक कर देते हैं, मतलब स्वभाव से कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो धातु को प्रदूषक करते हैं, जैसे कि विष हो गया, या फिर मधु और घृत का साथ में सेवन कर लिया। स्वस्थ द्रव्य मतलब ऐसे द्रव्य होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, शाली हो गया, चावल हो गया आदि। देन इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है वो होता है वीर्यवेद से। देखो वीर्यवेद से एक होता है द्विवीर्यवाद, एक होता है अष्टविध वीर्यवाद, ठीक है। आचार्य चरक, सुश्रुत, भागवत ने द्विवीर्यवाद भी माना है और अष्टविध वीर्यवाद भी माना है। दो प्रकार के वीर्य, या तो शीत वीर्य होगा द्रव्य का, या उष्ण वीर्य होगा, ठीक है। जैसे शीत वीर्य वाला मधुर रस तथा मधुर विपाक वाले द्रव्य होते हैं। मतलब जिन भी द्रव्य का मधुर रस होगा, मधुर विपाक होगा, वो कैसे द्रव्य होंगे, शीत वीर्य होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल चंदन ले हैं, चंदन का रस मधुर होगा और विपाक कैसा होगा, मधुर होगा, ठीक है, मधुरी विपाक होगा। तो इनका जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, शीत वीर्य होता है। चंदन हो गया, उशीर हो गया। अब चंदन भी दो वैरायटी के होता है, एक रक्त चंदन होता है, एक श्वेत चंदन होता है। नारियल हो गया, खजूर हो गया, द्राक्ष हो गया। वैसे द्रव्य कैसे होते हैं, इनका वीर्य कैसा होता है, शीत वीर्य होता है, ठीक। फिर आता है उष्ण वीर्य। और उष्ण वीर्य में क्या होता है, कटु अम्ल रस होता है और विपाक वाले द्रव्य होते हैं। सॉरी, कटु अम्ल रस एवं जिनका विपाक होता है वो भी कैसा होता है, कटु विपाक होता है, ठीक। तो एम वाले द्रव्य जैसे अगरू हो गया, कुष्ठ हो गया, तगर हो गया। देखो अभी अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो यार ये बेसिक चीज़ है, पहले ही फर्स्ट ईयर में आप बहुत सी चीज़ जान लेते हो। नहीं पता है तो वीर्य का, विपाक का, सभी का अलग। देन उसके बाद है हमारा
अष्टविध वीर्यवाद, तो अष्टविध वीर्यवाद भी आचार्य चरक सुश्रुत भागवत सभी ने एक्सेप्ट किया है। तो ये कितने 8 होते हैं, तो गुरु स्निग्ध मृदु स्निग्ध, तो गुरु स्निग्ध मृदु शीत, मतलब गुरु वीर्य, स्निग्ध वीर्य, मृदु वीर्य, शीत वीर्य। इन चारों को याद कर लो और चारों को अपोजिट कर देना। गुरु वीर्य का लघु वीर्य, स्निग्ध का गुरुक्ष, मृदु का तीक्ष्ण, शीत का उष्ण। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर द्रव्य का वर्गीकरण जो वीर्य वेद से भी याद रख सकते हो। देन अगला जो द्रव्य का वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, वो होता है रस वेद से द्रव्य के प्रकार। ठीक है, जैसे मधु स्कंद का जीवन महाकषाय आता है, जीवा ग्रीष्विक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मधुपनी मशपनी, ये सब चीज़ें। अमल स्कंद के अंदर आम्र आम्रतक अमल बेतस बदर दाढ़ी मादे। लवण के अंदर जो नमक है, ठीक है, सैंधव सौरवांचल काला वेड समुद्र। कटु इसके अंदर पिपली आता है, पिपली मूल चब्य चित्र मरीच हस्त पिपली। ठीक है, उसके अंदर चंदन चंदन आता है, नीम आता है, हरिद्रा आता है, दारू हरिद्रा आता है, कुश आता है, ठीक है, कुटज आता है, ये कुटज है। ठीक, देन उसके बाद कषाय के अंदर पदम आता है, पदम केशर आता है, आती आता है। जामुन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारे द्रव्य जो आपको याद है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना। चाहे आपको ऐसा द्रव्य पता हो जो तिक्त के अंदर है, तिक्त के अंदर लिख दें। जो कटु द्रव्य का कटु के अंदर है, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद विपाक भेद से देख लेते हैं कि विपाक देखो 3 प्रकार का विपाक होता है, एक मधुर विपाक, एक अमल विपाक, एक कटु विपाक। मधुर विपाक के अंदर जो द्रव्य आते हैं उनका रस मधुर और लवण रस होता है। ठीक है, तो उनका मधुर विपाक होता है, जैसे शतावरी हो गया, मूसली हो गया, सेंधव हो गया। अमल विपाक के अंदर अमल रस आता है, तो उनका अमल विपाक होता है। और कटु विपाक के अंदर, कटु विपाक द्रव्य के अंदर उनका रस कटु होगा, तिक्त होगा, कसाय रस होगा, उनका कटु विपाक होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए रखे हैं। देखो हमने क्या बताया कि अमल रस होगा तो अमल विपाक होगा, ठीक है, और मधुर रस होगा तो यहाँ पर मधुर विपाक होगा। यहाँ पर क्या होता है, ब्रही का जो रस होता है वो मधुर रस होता है, लेकिन विपाक अमल होता है। ऐसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि जैसे कि तिल तेल है, तिल तेल का जो रस है वो मधुर रस होता है, लेकिन विपाक कटु होता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा विपाक के अंदर। ये तो नॉर्मली आपको यहाँ पर एक थोड़ा ट्रेलर वगैरह के लिए दे दिया ताकि आप इसे थोड़ा फैमिलियर हो सको। उसके बाद सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि विपाक 2 प्रकार का होता है, एक लघु विपाक, एक गुरु विपाक। जो लघु विपाक है, ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कटु विपाक से, और गुरु विपाक को रिलेट कर सकते हैं मधुर विपाक से। ठीक है, बहुत कम द्रव्यों के अंदर अमल विपाक पाया जाता है, मोस्टली या तो कटु विपाक या मधुर विपाक, जिसको हम लघु और गुरु विपाक कहते हैं। अब लघु विपाक के अंदर कटु कसाय रस आता है, गुरु विपाक के अंदर मधुर अमल और लवण रस आता है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये हमने चरक और भागवत के अनुसार देखा था। अब मधुर विपाक के द्रव्य बता दिए, जैसे मधुर और अवल रस वाले द्रव्य द्राक्षा हो गया, इच्छू हो गया, बला हो गया, सेंधव हो गया। अमल रस वाले अमल की हो गया, दाडिम हो गया। कटु रस वाले शुंठी हो गया, पिपली हो गया। तो उसके बाद हमारा कटु रस वाले शुंठी पिपली हो गया, तिक्त रस वाले सुंग पशपी गुड़ेची मंडूकपर्णी आदि। कषाय रस वाले हरितकर विभक्ति हो गया। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनका रस बेशक मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, लेकिन इनका विपाक कैसा होता है, मधुर। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मधुर विपाक केवल उनका होगा जिनका मधुर और लवण रस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन है, जिनका रस बेशक कटु है, बेशक तिक्त है, बेशक कषाय है, फिर भी इनका जो विपाक है वो कैसा होता है, मधुर होता है। क्यों होता है, वो प्रभाव के भेद से होता है, आपको इतना ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही अमल विपाक है, जैसे अमल रस वाले द्रव्य अमल वेतस वृक्ष अमल जम्बीर वृक्षुम, तो इन सभी का विपाक कैसे होगा, अमल विपाक होगा। लेकिन कुछ ऐसे रस भी होते हैं कसाय रस जिनका विपाक अमल होता है, जिनके अंदर कुलथ आती है। ठीक, फिर आता है कटु विपाक। मैंने बताया कटु तिक्त कषाय वाले द्रव्यों का जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है, जैसे मरीच चित्रक नीम पर्पट कुबुबली धातकी आदि। लेकिन कुछ मधुर रस वाले द्रव्य भी होते हैं जिनका जो विपाक होता है वो कटु होता है, जैसे तेल। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कोई काउंटेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेवलप करने के लिए ये चीज़ बता दी। जब आप विपाक पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। ठीक है, मधुर विपाक में जो रस होता है वो मधुर और लवण रस होता है, अमल विपाक के अंदर अमल रस होता है, कटु विपाक के अंदर कटु तिक्त कषाय रस होता है। लेकिन इन विपाक के अलावा बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका रस इनके सेम नहीं होता, फिर भी जो विपाक है वो अलग होता है, मतलब रस सेम होता है लेकिन विपाक अलग होता है। क्यों होता है, वो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, वो हम विपाक वाले द्रव्य में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वीडियो में इतने रहने देते हैं, जो इसकी अगली वीडियो 2 होगी इसमें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे बृहतंत्र के अनुसार। बृहतंत्र के अनुसार द्रव्य को वर्गीकरण रचनात्मक और कर्मात्मक। अभी इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको किस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो अभी हमने इतना सारा पढ़ा है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, उपद्रव ही तो कर रहे हैं। वो सारे द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो उपद्रव कर रहे हैं। तो क्या उपद्रव कर रहे हैं, तो ये निमोनिक हो जाएगा, क्या उपद्रव। ठीक है, अब क्या उधर से क्या रख लोगे आप, कैसे याद रख लोगे, कारण और कार्यभेद से। कि पहला क्लासिफिकेशन कैसा था, कारण और कार्यभेद। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में आता है कि आप द्रव्यों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आपको याद नहीं होता कारण कार्यभेद से था, किससे था। ठीक, ये ऐसे याद रख लेना कि योनि भेद से।
फिर इससे कुछ नहीं होता, इससे होता है यहाँ पर प्रभाव नहीं था, प्रयोग भेद से, प्रयोग भेद से, यहाँ पर दोष भेद से, ठीक है। देन यहाँ पर जो ये रे आ रहा है तो इसे याद रख लेना कि रस भेद से बताया था, और यहाँ पर जो वे आ रहा है इसे विपाक भेद से एंड वीर्य भेद से, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 8 ये क्लासिफिकेशन है, जिससे अगर मान लो कि एग्जाम में आता है कि द्रव्यों का वर्गीकरण कीजिए तो क्या उपद्रव, मतलब क्या उपद्रव से आप रख लोगे, कारण और कार्य भेद से होता है, योनि भेद से होता है, प्रयोग भेद से होता है, दोष भेद से होता है, रस भेद से होता है, विपाक एंड वीर्य भेद से होता है।